हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सर सुनील पंचारिया और मैं आप सबका यूडेट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम हमारी इस मुहिम को और आगे बढ़ा रहे हैं और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है जो कि राष्ट्रपति, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका एक पार्ट है। और राष्ट्रपति के अंदर हम जो राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे थे, अब तक हमने राष्ट्रपति से जुड़े हुए सबसे पहले हमने जो प्रारंभिक 52 से लेकर 61 तक के अनुच्छेद दिए हुए थे उनको थोड़ा समझा, पढ़ा। और उसके बाद हमने राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर रखी है। उन शक्तियों में आता है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां कौन सी होती है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन सी होती है, राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां भी पढ़ी। उसके बाद हमने ये भी जाना कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति क्या है, और एक हमने ये भी देखा था कि राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी मिली हुई है। तो इन तमाम बिंदुओं को जाना। इसके साथ में हमने ये भी पढ़ा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कौन सा होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति शपथ कौन सी लेते हैं, उनकी जो शपथ थी उसके अंदर हमने ये भी जाना कि राष्ट्रपति क्यों संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं, जबकि संविधान का संरक्षक या गार्जियन जिसे बोला जाता है वो तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। और उसके बाद हमने देखा कि राष्ट्रपति जैसे एक आदरणीय पद से यदि किसी व्यक्ति को हटाना होता है तो उसके लिए जो हमारे संविधान ने एक विशेष प्रक्रिया बना रखी है जिसे बोलते हैं महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। और हमने ये भी जाना कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति को किन आधारों पर अपने पद से हटना पड़ता है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद आज हम पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि राष्ट्रपति जो कि विधायी शक्ति का एक पार्ट था, विधायी शक्ति के दौरान ही हमने देखा था कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। लेकिन अब आज हम इस अध्यादेश टॉपिक को थोड़े और डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की इस शक्ति के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि हमारे इस आज ही की क्लास के अंदर हम राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में भी चर्चा कर सके और उसको समझ सके। और ये भी हम विधायी शक्ति के दौरान पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे लास्ट वीडियो का लगभग अंतिम टॉपिक था। तो चलिए आज हम अपनी इस क्लास को और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस। अध्यादेश की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को दी गई है और वैसे ही राज्यों के राज्यपालों को भी अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपालों को भी यही शक्ति दी गई है अध्यादेश जारी करने की। तो अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश एक प्रकार का कानून है जिसकी विशेषता ये है कि ये अल्पकाल की अवधि के लिए उस परिस्थिति में बनाया जाता है जिस समय अप्रत्याशित परिस्थिति और अविलंबनीय मुद्दा उत्पन्न हो जाता है। यानी कि वैसे अध्यादेश के लिए जो विशिष्ट प्रावधान है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 123 के तहत है। और आर्टिकल 123 कहता है कि यदि संसद का 17वां स्थान हो चुका है, यानी कि दोनों में से कोई भी एक सदन भी अगर उस समय सत्र में नहीं है, तभी दूसरी कंडीशन कि हमारा जो परिस्थिति है वो अप्रत्याशित होनी चाहिए, यानी कि हमें आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी परिस्थिति जनरेट होनी चाहिए। और तीसरी बात कि मामला एकदम अविलंबनीय होना चाहिए, यानी कि इतना क्रिटिकल सिचुएशन जनरेट होनी चाहिए कि राष्ट्रपति और संसद के सत्र को आहूत करे और संसद से बिल पारित करवाए, इतना वक्त ही ना हो हमारे पास इस मामले से निपटने के लिए। ऐसी परिस्थिति के अंदर राष्ट्रपति संसद के जिन जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उन तमाम बिंदुओं से रिलेटेड अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये अध्यादेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 13 के सब क्लोज 3 के तहत विधि शब्द जो परिभाषित किया गया है उसके तहत यह अध्यादेश एक कानून होता है, यानी विधि है। ओवरऑल मतलब क्या हुआ? सबसे पहले यह अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करते हैं। विशेष बात कि यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, और वैसे भी राष्ट्रपति की विवेकाधीन कोई शक्तियां होती नहीं है, कुछ परिस्थिति जन्य होती है। उनको छोड़कर बाकी तमाम कार्य राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करेंगे। ओके, दूसरी बात कि राष्ट्रपति कब जारी करेंगे, तो कंडीशन ये है कि संसद का सत्र उस समय नहीं चल रहा होना चाहिए। संसद के दोनों में से कोई भी एक सदन अगर अनुपस्थित है
तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने के योग्य हो जाते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका के समांतर नहीं है। समांतर नहीं होने का मतलब हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक तरफ संसद का सत्र चल रहा हो और राष्ट्रपति को लगे कि संसद को चर्चा करने के बाद बिल पारित करने में थोड़ा समय लगता है, तो क्यों ना मैं एक अध्यादेश जारी करके कानून बना दूं? तो जी नहीं, ऐसा राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कानून बनाने की जो अथॉरिटी है वो संसदीय है। राष्ट्रपति केवल परिस्थितिजन्य ही कानून बनाते हैं। इसका मतलब कई बार जो यूपीएससी जैसे एग्जाम होते हैं उनके अंदर मूर्ख बनाने के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और पहला स्टेटमेंट यही होता है कि राष्ट्रपति को संसद जिन विषयों पर कानून बना सकती है उन विषयों पर कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट आ सकता है कि राष्ट्रपति कानून बनाने के मामले में विधायिका के यानी संसद के समांतर हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। समांतर तब कहते हैं जब दोनों एक साथ चल सकते हो, लेकिन राष्ट्रपति तभी चलेंगे जब संसद नहीं चल रही हो। तो इसका मतलब समांतर वाली तो कोई बात नहीं बनी। तो यहां हमें एक ये बात भी ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रपति सत्रावसान की परिस्थिति में अप्रत्याशित और अविलंबनीय मामलों पर ही कानून पारित अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत किया गया है। तो यहाँ दो तीन बातें तो क्लियर होगी। सत्रावसान ये विशेष ध्यान में रखना। तो क्या उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जिस समय लोकसभा भंग हो चुकी हो? थोड़े हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करनी चाहिए। इस मामले में हो सकता है हमें कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि कई किताबें इस बात को अंडरस्टूड समझकर छोड़ देती हैं, और पढ़ने वाले विद्यार्थी बिटवीन द लाइन अगर इग्नोर कर देते हैं तो ये बातें समझ में नहीं आती, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सोचने वाली बात है कि सत्रावसान की परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय संसद थी नहीं। तो क्या जब लोकसभा भंग होती है उस समय भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो जवाब होगा जी नहीं। क्यों नहीं? तो इसका जवाब यह है कि राष्ट्रपति जब लोकसभा भंग हो जाती है तो भारत के अंदर एक केयर टेकर की परंपरा चल रही है, केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर का मतलब वैसे तो हिंदी मतलब तो यही होता है, देखभाल करने वाली सरकार, लेकिन यहाँ देखभाल का मतलब वो नहीं है, क्योंकि जब लोकसभा भंग होती है उस समय मंत्रिपरिषद भी भंग हो जानी चाहिए। लेकिन हमने अनुच्छेद 74 देखा था जिसके अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के सहायता से ही कार्य करते हैं। तो जब लोकसभा भंग होती है तब मंत्रिपरिषद अपना पद खाली नहीं करती, यानी लोकसभा के भंग होने की अवधि से लेकर नई लोकसभा के चुनने और नई मंत्रिपरिषद के बनने तक जो हमारी पुरानी वाली मंत्रिपरिषद होती है वो राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए उपस्थित रहती है, और उस अवधि के दौरान जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है उसे बोलते हैं केयर टेकर। यानी कि यह मंत्रिपरिषद उतनी पावरफुल नहीं होती है जितनी लोकसभा के जिंदा रहने तक थी। तो ये जो केयर टेकर मंत्रिपरिषद होती है राष्ट्रपति इनकी सहायता से यानी इनकी सलाह पर कार्य करते हैं, और इस मंत्रिपरिषद को उतने अधिकार नहीं है। कारण ये है क्योंकि मंत्रिपरिषद तब तक मंत्रिपरिषद है जब तक वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं, और जब लोकसभा भंग है तो ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, और जब ये जवाबदेह है ही नहीं तो फिर इनके भरोसे में राष्ट्रपति अध्यादेश कैसे जारी कर सकते हैं। ये कारण है कि सत्र जब लोकसभा भंग हो जाती है तब राष्ट्रपति कोई भी प्रकार का अध्यादेश या कोई भी प्रकार का बड़ा कानून नहीं ला सकते, और राष्ट्रपति केवल उस परिस्थिति में यानी केयर टेकर जब मंत्रिपरिषद होती है उस समय राष्ट्रपति केवल देश के बुनियादी संचालन पर ही फोकस करते हैं, और जल्द से जल्द नया चुनाव करवाने की कोशिश रहती है, न कि देश का शासन चलाने की। तो ऐसे छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इन बातों पर चर्चा करने के लिए ही मैंने अध्यादेश का टॉपिक आज रखा है, क्योंकि अध्यादेश के बारे में मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बोल चुका था, लेकिन आज थोड़ी और डेप्थ के अंदर जाकर बातें करनी होगी, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो एक चीज ये क्लियर होगी। अब विशेष नोटिस करने वाला पॉइंट क्या मिला कि अध्यादेश लोकसभा भंग होने की परिस्थिति में जारी नहीं होगा। ओके, और क्यों नहीं होगा वो केयर टेकर वाली बात अब आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अध्यादेश पर और कौन कौन सी सीमाएं हैं। एक तो हमने बता दी अभी कि अध्यादेश लोकसभा भंग होने की परिस्थिति में जारी नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि सीमाएं क्या क्या लगा रखी है। पहली सीमा यह है कि
अध्यादेश तभी जारी किया जाएगा जब क्या हो, सत्रावसान हो, यानी कि किसी एक या दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो, तभी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो भाई जब एक सदन का सत्र चल रहा हो उस समय क्यों? क्या आप इस पर चर्चा विचार कर पा रहे हैं कि अगर दोनों सदनों के सत्र चल रहे हैं तब तो अध्यादेश का सवाल ही नहीं उठता। अध्यादेश का सवाल कब आएगा, राष्ट्रपति को ये पावर कब मिलती है, जब उन दोनों में से किसी एक का भी सत्र नहीं चल रहा हो। तो अगर किसी एक का सत्र नहीं चल रहा है तब राष्ट्रपति अध्यादेश क्यों नहीं जारी कर सकते? क्योंकि उस समय कोई भी बिल तब तक अधिनियम नहीं बनता जब तक कि दोनों सदनों से उसको पारित नहीं किया जाता। और यहां पर एक सदन अगर सत्र में नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि उस समय कोई भी बिल है वो एक सदन से पारित होगा, जबकि हमारे यहाँ कानून बनने के लिए दोनों सदनों से बिल पारित होना चाहिए था। तो जब एक ही सदन उपस्थित है तो उस एक सदन का कोई किरदार रहता नहीं है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति को ऐसी परिस्थिति में भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। तो पहली सीमा समझ में आई कि राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब एक या दोनों का सत्र नहीं चल रहा हो। एक वाली बात पर ध्यान में रखना, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या पता लोकसभा अगर सत्र में हो तो बिल पारित करवा ही दे, क्योंकि मंत्रिपरिषद ऑलमोस्ट लोकसभा की होती है। ऑलमोस्ट बोला है, संपूर्ण नहीं होती। तो ये दोनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं है तभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये राष्ट्रपति की जो विधायिका के समांतर शक्ति नहीं है, ये बात मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। दूसरी बात, अप्रत्याशित स्थिति में ही अध्यादेश जारी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने जानबूझकर षड्यंत्र रच के एक ऐसी व्यवस्था कर ली, ऐसी परिस्थिति बनवा दी जिससे कि अध्यादेश जारी हो सके। जैसे मान लो कि मानसून सत्र चल रहा था और मानसून सत्र जब तक चल रहा था तब तक मंत्रिपरिषद ने वो वाला बिल प्रस्तुत ही नहीं किया। जैसे ही सत्र पूरा हुआ, सत्र पूरा होने के अगले दिन ही मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से एक अध्यादेश जारी करवा ले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आरसी कुपर नामक एक मामला था 1970 का, 1970 आरसी कुपर 1970 का एक मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है कि हम राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करेंगे तो वो कारण क्या बनेगा, राष्ट्रपति अपनी संतुष्टि के आधार पर अध्यादेश जारी करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा कर सकता है, और जब राष्ट्रपति न्यायिक समीक्षा यानी सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करेगा, उस समय अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ने असद्भाव की भावना के साथ ऐसा कार्य किया तो अध्यादेश निरस्त भी करवाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अध्यादेश भी अपने आप में एक विधि है, और विधि अनुच्छेद 13 और 13 के बाद अनुच्छेद 13 का ही सब क्लोज लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के हनन करने वाली विधि को निरस्त भी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा के तहत अध्यादेश की भी जांच कर सकता है, और ये मामला है आरसी कुपर का 1970। ये कुपर वाला मामला केस के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना। और ये केस गया था राष्ट्रीयकरण की, बैंकों के राष्ट्रीयकरण में। हम जानते होंगे कि 1969 के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और जब राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था उस समय अध्यादेश ही जारी हुआ था, और उस अध्यादेश को आरसी कुपर मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय निर्णय दे दिया था कि राष्ट्रपति की न्याय जो अध्यादेश की शक्ति है इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। तो अप्रत्याशित स्थिति होनी चाहिए, अविलंबनीय मामला होना चाहिए, और साथ में राष्ट्रपति इस मामले से अपनी संतुष्टि दिखाते हैं तो राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है उसके पीछे की भावना सुप्रीम कोर्ट जांच सकता है। यह तो आरसी कुपर का मामला हो गया और अप्रत्याशित परिस्थिति हो गई। अब तीसरी सीमा क्या है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन पर भारतीय संसद को कानून बनाने का अधिकार है, यानी संसदीय विषयों पर, जिन पर यहाँ संघ सूची नहीं लिखी है, क्योंकि भारत की संसद को संवर्ती सूची पर भी बिल जारी करने का अधिकार है। तो संसदीय विषय का मतलब है जिन पर संसद कानून बना सकती है, उन तमाम विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति मनी बिल को और संविधान संशोधन बिलों को अध्यादेश की सहायता से इन बिलों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। तो ये हो गया। और फिर आता है अध्यादेश का समापन कैसे होगा। अगर राष्ट्रपति ने कोई भी प्रकार का अध्यादेश जारी किया है
तो उस अध्यादेश को समापन करने के लिए 3 प्रकार की परिस्थितियां होती है। पहला, जिसने जारी किया वो खुद ही वापस ले ले, यानी राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को अगर खुद ही अपनी इच्छा से वापस ले लेते हैं तब वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। दूसरी परिस्थिति, जब अध्यादेश जारी होता है तब वो संसद के जब दोनों सत्र में होते हैं तब दोनों सदनों के समक्ष उस बिल को प्रस्तुत किया जाता है, और जब दोनों सदनों से अगर उस अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर 6 सप्ताह बोल रहा हूं, ना तो मैंने 30 दिन बोले ना एक माह बोला, मैंने 6 सप्ताह बोला है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे आएंगे किसी में 1 माह लिखा हुआ पढ़ने को मिलेगा और कहीं पर 30 दिन की बात आएगी इमरजेंसी प्रावधानों के अंदर। तो यहां ध्यान में रखना 6 सप्ताह की बात हो रही है। अगर अध्यादेश को 6 सप्ताह के अंदर सदनों की बैठक प्रारंभ होने से होता है, सदन की बैठक प्रारंभ होने से 6 सप्ताह के भीतर अगर हमारी संसद अनुमति दे देती है तब तो वो बिल कानून बन जाता है, और अन्यथा वो अध्यादेश अपने आप रद्द हो जाता है। और अब अगली बात, अगर संसद खुद कानून पारित एक संकल्प पारित करके अध्यादेश को वापस लेना चाहे तो उस अध्यादेश को संसद संकल्प के द्वारा वापस ले सकती है। तो 3 परिस्थितियों में अध्यादेश समाप्त होगा, राष्ट्रपति खुद करवा दे तो भी हो जाएगा, और संसद अपने सत्र के दौरान संकल्प पारित करके उस बिल को समाप्त करवा सकती है, अध्यादेश को समाप्त करवा सकती है। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि संसद के सत्र प्रारंभ होने पर 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को संसद की अनुमति यानी संसद से पारित करवाना होगा। अगर संसद ने पारित कर दिया तब तो वो अध्यादेश बिल बन जाएगा, अन्यथा 6 सप्ताह के बाद वो अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ हमें एक चीज और समझनी होगी कि कई बार पहले ऐसा पूछा जाता था, आजकल तो नहीं देखा है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना कि भारत के जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, इस अध्यादेश की मैक्सिमम अवधि कितनी हो जाएगी? तो मैक्सिमम अवधि होगी 6 माह प्लस 6 सप्ताह। ऐसा कैसे हुआ? 6 माह और 6 सप्ताह का क्या मतलब हुआ कि भारतीय संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि भारत की संसद के जो सत्र हैं वो उनके बीच अधिकतम 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 माह के भीतर संसद को दूसरा सत्र आहूत करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब हुआ अगर एक सत्र, मान लो कि मानसून सत्र समाप्त हुआ, उसके अगले दिन ही राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, तो अगला सत्र मान लेते हैं कि अगला 6 महीना समाप्त होने वाला हो, उससे कुछ ही दिन पहले आता हो, तो ऐसी परिस्थिति में 6 माह से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर राष्ट्रपति की परिस्थिति जन्य विवेकाधीन शक्ति जाग जाएगी। फिर राष्ट्रपति खुद ही, मोस्टली तो राष्ट्रपति सत्र का आह्वान तब करते हैं जब मंत्रिपरिषद बोलती है। अगर मंत्रिपरिषद ने 6 माह तक राष्ट्रपति को आह्वान करने की सिफारिश नहीं की तो राष्ट्रपति अपने खुद के विवेक से भी वो सत्र आहूत करवा सकते हैं। तो संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। इसका मतलब मैक्सिमम अवधि 6 माह हो सकती है, और प्रथम बैठक से लेकर 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश जारी रह सकता है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। चलिए, अब ये बात मैं बोल चुका हूं कि संविधान संशोधन बिल है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति के तहत नहीं आता। ये हो गया, ये विशेष ध्यान में रखना कि संविधान संशोधन अध्यादेश से नहीं किया जा सकता। चलिए, अब एक और मामला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, DC बादवा 1987 मामला बिहार राज्य का था, क्योंकि बिहार राज्य के अंदर 1967 से लेकर 1981 तक तकरीबन 14 साल तक 256 बार अध्यादेश जारी किए गए थे। यह बहुत ज्यादा टाइम हो गया, यानी कि 14 साल आप एक राज्य के अंदर बिना विधायिका का एक भी बिल पारित करवाए एक ही अध्यादेश से बार बार शासन करवा रहे हो, यानी कि बार बार अध्यादेश ला रहे हो और वहां पर शासन चला रहे हो। 14 साल तक विधायिका, जो कि उत्तरदायी सरकार का आधार है, यानी कि उत्तरदायित्व पर निर्भर करती है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करती है, आपने उसी को ही दरकिनार करते हुए 14 साल तक वहां पर अध्यादेश जारी करवाया। तब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया DC बादवा नाम केस से, और DC बादवा केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया कि अध्यादेश में बिना कोई प्रकार का परिवर्तन किए बार बार एक ही प्रकार के अध्यादेश जारी करके अगर कहीं पर आप विधायिका की शक्तियों पर अतिक्रमण कर रहे हैं तो ये भारतीय संविधान का
संविधान का अपमान है, उल्लंघन है, आप यानी संविधान की तौहीन कर रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में आपके अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से निरस्त भी कर सकती है। तो अध्यादेश के मामले में हमने देखा आर्टिकल 123 क्या कहता है, उसके बाद अध्यादेश किन परिस्थितियों में आता है, और अध्यादेश से रिलेटेड ये दो केस हैं, डीसी बादवा 1987 वाला और आरसी कूपर 1970 वाला, इन केस को भी ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो एक ये बीच में बताना भूल गए थे कि जब ये अप्रत्याशित परिस्थिति वाली बात थी, तब क्या हुआ, 1975 के अंदर 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला जो बिल आया था 1975 के अंदर, इस बिल के अंदर यानी 38वें संविधान संशोधन में जो भारत की संसद थी, इसने एक बिल बनाया, मतलब संविधान में संशोधन किया। उस संशोधन में लिख दिया कि अगर राष्ट्रपति ने अपनी संतुष्टि के आधार पर अध्यादेश जारी किया है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। ये 38वें संविधान संशोधन 1975 के अंदर प्रावधान किया गया था। लेकिन क्यों किया गया था, ये कब आ रहा है 75 में, मैंने ये 1970 वाला केस बताया था। आरसी कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक समीक्षा हो सकती है, तो 1975 के अंदर संसद ने ये वाला संविधान संशोधन करके साफ बोल दिया कि राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। लेकिन फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के अंदर जो 44वां संविधान संशोधन होता है, इस संशोधन के अंदर राष्ट्रपति को यानी कि ये जो संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा वाली बात थी, इसको वापस हटा दिया गया था। इसलिए आज के समय में परिस्थिति ये है कि राष्ट्रपति 17 अवसान की स्थिति में अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश उन तमाम विषयों पर जारी किए जा सकते हैं जहां पर संसद कानून बना सकती है, केवल संविधान संशोधन बिल को छोड़कर। उसके बाद हमने देखा कि राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति की आज के समय में न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद हमारा अध्यादेश टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का मतलब है, वैसे वीटो शक्ति ज्यादातर समय में हमें सुनने को मिलती है जब हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करते हैं। वहां पर अक्सर ये शब्द यूज होता है कि वहां पर 5 स्थायी सदस्य देश हैं और उन 5 स्थायी सदस्य देशों के अंदर वीटो शक्ति अक्सर सुर्खियों में रहती है। वही वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को भी दी गई है, और भारत के राष्ट्रपति को जो वीटो शक्ति दी गई है उससे रिलेटेड आर्टिकल है 111, जो आर्टिकल 111 है। आर्टिकल 111 के अंदर प्रावधान किया गया है कि जब भी राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल आएगा तो राष्ट्रपति के सामने 3 प्रकार के विकल्प उपस्थित होंगे। वो 3 विकल्प ही राष्ट्रपति को एक अलग शक्ति देने लग गए, जिनको कहते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर। तो जब संसद द्वारा पारित कोई बिल राष्ट्रपति के पास आते हैं तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, या तो अपनी सहमति दे दे, या फिर उस बिल को अपने पास रख ले, और या फिर राष्ट्रपति उस बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। ये 3 परिस्थितियां लिखी हुई है, वहां पर वीटो पावर नहीं लिखी गई है। ये तो राजनीतिक विशेषज्ञों ने हमें समझाया है। तो बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पास जब भी कोई बिल आएगा तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के विकल्प होंगे, सहमति दे दे, या फिर उस बिल को अपने पास रख ले, या फिर संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। तो अब क्वेश्चन ये आना चाहिए, राष्ट्रपति को आखिर ये शक्ति दी ही क्यों गई? राष्ट्रपति को इतने पावर की जरूरत ही कहां थी? क्योंकि जो विधायिका है वो जनता के प्रति जवाबदेह तो होती है, तो विधायिका इतनी बड़ी संस्था है, उसके बनाए हुए बिल पर एक व्यक्ति को इतनी शक्ति देने का क्या औचित्य था? राष्ट्रपति को वीटो पावर देने के पीछे के कारण क्या है? तो कारण 2 प्रकार के सामान्यतः चर्चा में रहते हैं। पहला कारण यह है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति इसलिए भी दी गई है क्योंकि राष्ट्रपति शपथ लेते हैं संविधान के संरक्षण की। यह मामला हम पहले ही जानते हैं कि आर्टिकल 60 के अंदर भी राष्ट्रपति जन कल्याण के लिए पद के जो भी कार्य हैं उनको श्रद्धापूर्वक करने के लिए और संविधान के संरक्षण परिरक्षण की शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति क्योंकि संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को कम से कम इतनी पावर तो होनी चाहिए कि जहां भी संविधान का संशोधन यानी कि संसद जहां कहीं भी
संविधान पर अतिक्रमण करने की कोशिश करेगी, असंवैधानिक मामला आएगा, उस समय राष्ट्रपति उस मामले को रोक सके, इसलिए राष्ट्रपति को दी गई है वीटो पावर। हमने जब शपथ के दौरान बताया था तब भी बताया था कि राष्ट्रपति को यह शक्ति संसद द्वारा संविधान के अतिक्रमण को रोकने के लिए दी गई है, और यह अनुच्छेद उसी बात को पुष्ट करता है कि राष्ट्रपति को आज जो वीटो पावर दी गई है उसको देने का एक कारण है कि वो राष्ट्रपति संविधान को संसद को असंवैधानिक कार्य करने से रोकने चाहते हैं। यानी कि संसद कई बार जोश में आकर ऐसा बिल ना पारित करवा दे जो कि संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ में हो या फिर संविधान का अतिक्रमण ही कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर यूज कर सकते हैं। और दूसरा, कई बार संसद के अंदर जब बहुमत स्पष्ट होता है तो सामान्यतः चर्चा और मतदान जैसे प्रावधान नहीं होते। आजकल तो ऐसे केस भी हमने देखे होंगे जहां पर ध्वनि मत से ही बिल पारित हो जाते हैं, हुए थे ऐसे अभी हाल ही में। तो पिछले 2-3 सालों के दौरान भी ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली थी जहां पर बड़े बड़े बिल ध्वनि मत से पारित हो गए थे। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी सरकार अपने इस स्पष्ट बहुमत का दुरुपयोग ना कर ले, इसलिए, और संसद जल्दबाजी में कोई बिल पारित ना कर दे, इसलिए राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वो संसद को उनके जो भी बिल उन्होंने पारित किया उसको पुनर्विचार के लिए एक बार भेजे, ताकि वो एक बार सोच कर देखे कि उन्होंने जो बिल पारित किया क्या सच में वो संवैधानिक है या फिर सच में जन कल्याणकारी है या भी नहीं। इन 2 कारणों की वजह से राष्ट्रपति को वीटो पावर दी गई थी। अब देखते हैं, ये तो भारतीय अनुच्छेद 111 के तहत हो गए। अब सामान्य जो लोगों की मतलब विशेषज्ञों की जो समझ थी उस आधार पर उन्होंने इस वीटो पावर का अलग अलग नामकरण किया है। उन नामकरणों के आधार पर देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो पावर होती है। पहली वीटो तो यही है कि जब राष्ट्रपति के पास कोई बिल आता है तो राष्ट्रपति उसको सहमति देकर अपना काम निकाल लेते हैं, यानी कि खुद फ्री हो जाते हैं। तो पहली वीटो तो वही है कि अपनी सहमति दे देना, ये भी तो एक प्रकार की वीटो ही होती है, सहमति देना भी। उसके बाद 3 ऐसे अलग अलग प्रकार की वीटो भी बनती है, उनके बारे में देखते हैं कि वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहला आता है आत्यंतिक वीटो, जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण शक्ति वाला वीटो। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्ण शक्तिशाली वीटो कौन सा होगा, जिसके अंदर राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति मिले कि वो संसद के पारित बिल को समाप्त ही कर दे। ये होता है एब्सोल्यूट, मतलब सर्वशक्तिमान, शक्तिमान वाली बात आ जाती है। तब वो क्या बन जाता है, एब्सोल्यूट वीटो। ओवरऑल मतलब क्या है कि यदि संसद ने कोई बिल बनाया, राष्ट्रपति के पास वो विधेयक पहुंचा और उस विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति देने की बजाय उसको निरस्त ही कर दिया, इससे बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, और ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। अब समझते हैं कि राष्ट्रपति ऐसा केवल 2 ही परिस्थितियों में कर सकते हैं। कब कब, मान लो किसी गैर सरकारी सदस्य, हम एक बार पहले भी बोल चुके हैं, गैर सरकारी सदस्य वो होते हैं जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है, यानी जो कार्यपालिका का सदस्य नहीं है, वो सभी क्या है, गैर सरकारी है। क्योंकि हम सामान्य भाषा में सरकार केवल कार्यपालिका को, जो एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है, उसी को ही मानते हैं। यानी कि बीजेपी, वर्तमान में मोदी जी और उनकी जो मंत्रिपरिषद है वही हमारे लिए सरकार है, संसद वगैरह वो सरकार में नहीं आते हमारी समझ में। तो गैर सरकारी सदस्य यानी कि जो कार्यपालिका का सदस्य नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर कोई बिल लाता है, मान लो संसद ने जोश जोश में उस बिल को पारित भी कर दिया और वो बिल अगर राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, वर्तमान की मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है और वो इस बिल को निरस्त भी करवा सकती है। पहला केस बना। और दूसरा केस, कब राष्ट्रपति अपनी एब्सोल्यूट पावर वीटो को यूज करेंगे, अगर मान लो कि संसद ने एक बिल भेजा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति के पास जब वो बिल पहुंचा तब तक लोकसभा भंग हो गई और फिर नए चुनाव हुए, नए चुनाव के बाद में नई मंत्रिपरिषद बनी और उस नई मंत्रिपरिषद ने बोल दिया कि इस बिल को पारित करने वाली लोकसभा अब रही नहीं है, तो आप इस बिल को निरस्त कर दीजिए। तो फिर राष्ट्रपति उस समय भी किसी भी बिल पर एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गई होगी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किसी बिल को निरस्त करना एब्सोल्यूट वीटो कहलाता है। दूसरा देखते हैं। अब ये 2 कंडीशन थी, एक
कि सरकार गैर सरकारी सदस्य का बिल है तब मंत्रिपरिषद सपोर्ट नहीं भी करे, और दूसरा मंत्रिपरिषद इस्तीफा देकर चली जाए, फिर नई मंत्रिपरिषद जो बने वो हो सकता है इसको राष्ट्रपति को सलाह दे दे कि बिल को निरस्त कर दो। उसके बाद ऐसे मामले क्या भारत के अंदर हुए हैं, तो भारत के अंदर पहला ऐसा केस गया था 1954 का। 1954 के अंदर उस समय हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद जी, और राजेंद्र प्रसाद जी के पास पेप्सू, जो कि आज का जो पंजाब हरियाणा वाला ये क्षेत्र है, उस समय 5 छोटे छोटे क्षेत्रों में बंटा हुआ था और वो सभी एक इकाई थे, एक यूनिट थे। उस यूनिट को बोला जाता था पेप्सू, और इस पेप्सू में अध्यादेश जारी हुआ था और पेप्सू से रिलेटेड एक बिल संसद ने पारित करके इनके पास भेजा गया था, और यहाँ पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर इस बिल को निरस्त करवा दिया था। राजेंद्र प्रसाद जी ने ये वाला बिल यूज किया था। दूसरा देखते हैं, एक आया था 1991 में संसद के सदस्यों का वेतन भत्ता ये सब बढ़ाने के लिए, जबकि हम जानते हैं कि 1991 के अंदर देश के अंदर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। ऐसी परिस्थिति में जहां पर हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे सीवी वेंकटरमन, जहां पर हमारे राष्ट्रपति थे वेंकटरमन जी, इन्होंने देश की आर्थिक संकट को देखते हुए सांसदों के जो वेतन भत्ते विशेष अधिकार इनमें वृद्धि वाला जो ये बिल था, इस बिल पर भी नई मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था। वेंकटरमन जी ने डाक विधेयक जो कि 1986 में आएगा, इस विधेयक पर यहाँ पर तो हमारे राष्ट्रपति वीटो पावर यूज करेंगे, पॉकेट वीटो, लेकिन 1989 के अंदर जब वेंकटरमन जी आएंगे तो वो इस बिल को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भी भेजेंगे। तो वेंकटरमन जी के मामले में आपको ध्यान में रखने, क्योंकि आजकल मैंने ऐसे एग्जाम के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन देखे हैं कि डाक विधेयक किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में जारी हुआ था, बिल पारित हुआ था। तो ये जो मामले आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इन छोटे छोटे मामलों को ध्यान में रखेंगे। एक पेप्सू का मामला बना, सुर्खियां में आया, वेतन भत्ते वाला मामला 1991 का, ये भी सुर्खियां में आया था। आगे और देखते हैं, वीटो पावर का दूसरा जो प्रकार आता है उसे बोलते हैं निलंबनकारी यानी सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव का मतलब होता है जैसे सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करने का मतलब हुआ कि किसी भी चीज को, व्यक्ति को स्थगित करना। तो जो निलंबनकारी वीटो होता है ये राष्ट्रपति को शक्ति देते हैं कि अगर कोई बिल संसद ने पारित किया तो उस बिल को राष्ट्रपति एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यानी कि संसद ने जल्दबाजी में कोई बिल पारित कर दिया और वो बिल इनके पास पहुंचा राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति के पास जब बिल पहुंचा, राष्ट्रपति को लगा कि संसद को एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, तो संसद इस पुनर्विचार के लिए आए हुए बिल पर वापस चर्चा करके अगर भेजती है तो हो सकता है कि संसद का मन बदल जाए और उस बिल को रद्द भी कर दिया जाए। शायद मुझे राष्ट्रपति एक्चुअल में याद नहीं आ रहे। एक बार यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन के लिए एक बिल आया था और उस बिल को राष्ट्रपति ने मना कर दिया था, मतलब पुनर्विचार के लिए भेजा, और संसद ने जब तक पुनर्विचार करके वापस पुनर्विचार कर रही थी तब तक यूपी की परिस्थितियां सुधर गई थी और राष्ट्रपति शासन लगाने वाला बिल था उसको निरस्त कर दिया गया था। तो कहने का मतलब है राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार की एक मौका देते हैं, इसलिए इस बिल को बोलते हैं सस्पेंसिव। और ये विधेयक, ये मनी बिल पर राष्ट्रपति अपने सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि मनी बिल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। जब राष्ट्रपति ऑलरेडी अनुमति दे चुके हैं तो फिर वो इस वीटो का प्रयोग भी नहीं कर सकते। और नेक्स्ट आता है पॉकेट वीटो। अब ये जो डाक बिल आया था, इस डाक बिल को 1989 के अंदर वेंकटरमन जी ने संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजा था। उसके बाद संसद ने इसको निरस्त करके नया बिल प्रस्तुत किया था। और लास्ट आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है जेबी वीटो, यानी कि राष्ट्रपति ने ना उस पर सहमति जताई, ना ही पुनर्विचार के लिए भेजा और ना ही उस बिल को निरस्त किया, कुछ भी नहीं किया, अपने जेब के अंदर डालकर रख लिया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जेब में ही पड़ा था, उसका मतलब है कि उन्होंने अपने पास रख लिया। एक अच्छी चीज ये है कि भारत के अंदर राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित बिल पर अनुमति, जो सहमति देने का या हस्ताक्षर करने का जो समय अवधि है, उसके बारे में हमारा संविधान मौन है। यानी हमारे संविधान में ये समय अवधि नहीं बता रखी है
कि राष्ट्रपति के पास जब भी कोई बिल आएगा तो राष्ट्रपति इतने टाइम के अंदर इस बिल पर अपनी अनुमति देंगे, जबकि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के पास 10 दिन की मोहलत होती है। भारत के राष्ट्रपति को इस मामले में बहुत अच्छी खासी शक्ति है। राष्ट्रपति जितने दिन चाहे, जितने साल चाहे अपने पास उस बिल को रख सकती है। तो राष्ट्रपति की ये जो शक्ति है कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को अपने पास रख लेते हैं, इस शक्ति को बोलते हैं पॉकेट वीटो, जिसमें राष्ट्रपति ने ना बिल को लौटाया ना बिल को निरस्त किया, केवल अपने पास ही रख लिया, और इस बिल को बोलते हैं पॉकेट वीटो। और इस बिल पर सबसे पहले जिन्होंने काम किया था वो थे हमारे यहाँ के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी। ज्ञानी जेल सिंह जी के पास 1986 के अंदर डाक बिल प्रस्तुत किया था राजीव गांधी सरकार द्वारा, और इन्होंने जेल सिंह जी ने इस बिल पर ना सहमति दी, ना ही इसको लौटाया, ना ही निरस्त किया, उन्होंने अपनी जेब के अंदर डालकर रख लिया। फिर 3 साल बाद जब नए राष्ट्रपति आए वेंकट रमन जी, उन्होंने 1989 के अंदर इस बिल को राष्ट्रपति के पास संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजा, और आगे फिर मामला बन गया था। तो ये थी वीटो पावर। तो दोस्तों, हमने राष्ट्रपति से जुड़ी हुई अध्यादेश की शक्ति और राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में देखा। इनसे रिलेटेड, अध्यादेश से रिलेटेड जो छोटे छोटे मेजर पॉइंट बनते थे और जो डेप्थ के अंदर पॉइंट थे, उन पर चर्चा करने की कोशिश की, और वैसे ही हमने वीटो पावर के बारे में देखा। इनसे रिलेटेड जो प्रमुख राष्ट्रपति थे उन्होंने कब इस वीटो का यूज किया, और वीटो की जो शक्ति है, उनके जो टर्मिनोलॉजी है, उन्हें थोड़ी अपनी देहाती भाषा के अंदर समझने का प्रयास किया। आई होप कि मैं आपको इन दोनों टॉपिक को समझाने में सफल हुआ हूँगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।